हजारों सालों से इंसान रात के आसमान को देखकर सोचता आया है, वहां क्या है? हम सितारों को, गैलेक्सीज को और कॉस्मोस के गहरे समुद्र को ज्यादातर रोशनी से समझते आए हैं, चाहे वो नजर आने वाली रोशनी हो, रेडियो वेव्स हो या एक्स रेस। लेकिन 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि इस कायनाती कहानी का एक और पैगाम भी है, ग्रेविटेशनल वेव्स। ये ऐसे रिपल्स हैं जो स्पेस और वक्त को हिला देते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है? ये न तो आवाज की तरह होती है, न ही रोशनी की तरह। ये असल में खुद स्पेस टाइम में छोटी छोटी लहरें होती हैं जो यूनिवर्स में सब कुछ खींचती सिकोड़ती हैं। सोचो, स्पेस और वक्त एक बड़ी नजर न आने वाली चादर जैसा है। जब बड़े बड़े से ऑब्जेक्ट्स जैसे सितारे या ब्लैक होल्स हरकतें करते हैं तो वो चादर हिला देते हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंको तो गोल गोल चक्कर बन जाते हैं, वैसे ही ये ग्रेविटेशनल वेव्स पूरे कॉस्मोस में घूमती हैं रोशनी की स्पीड से। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 के फॉलोअप पेपर में गणितीय रूप से दिखाया कि उनकी फील्ड इक्वेशन ग्रेविटेशनल वेव की मौजूदगी की भविष्यवाणी करती है। मुख्य शुरुआत है आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन, जहां जी म्यू न्यू स्पेस टाइम की कर्वेचर बताता है, टी म्यू न्यू मैटर की एनर्जी और मोमेंटम बताता है, जी न्यूटन का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और सी लाइट की स्पीड। ये वेव्स आखिर स्पेस टाइम में कैसे पैदा होती हैं? आइंस्टाइन ने एक स्थिति पर ध्यान दिया जहां स्पेस टाइम थोड़ा सा कर्विंग था। उन्होंने फील्ड इक्वेशंस को लिनियराइज किया, यानी स्पेस टाइम को लगभग फ्लैट माना और उसमें एक छोटी डिस्टर्बेंस डाली। इसके बाद इक्वेशंस कुछ इस तरह की वेव इक्वेशन में बदल गई। इसका मतलब है कि स्पेस टाइम की ये डिस्टर्बेंसेस वेव्स की तरह प्रोपगेट करती हैं, लाइट की स्पीड से, जैसे पानी में रिपल्स फैलते हैं। लेकिन स्पेस टाइम को फ्लैट क्यों मानते हैं? स्पेस टाइम को फ्लैट मानना वीक फील्ड अप्रोक्सीमेशन, एक तरह का सिंप्लीफिकेशन है ताकि इक्वेशन आसान हो जाए। असल में जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम बहुत जटिल तरीके से कर्व होता है, मैटर और एनर्जी की वजह से। अगर हम हर छोटी सी कर्वेचर को एग्जैक्ट सॉल्व करने जाए तो इक्वेशंस प्रैक्टिकली अनसॉल्वेबल हो जाती हैं। इसलिए आइंस्टाइन ने सोचा, अगर हम ऐसी सिचुएशन लें जहां स्पेस टाइम ज्यादातर फ्लैट है, यानी मिन्कोव्स्की स्पेस जैसा, और सिर्फ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पर्टर्बेशन डाली हो, तो हम फुल नॉन लाइनियर फील्ड इक्वेशंस को लिनियराइज कर सकते हैं और इसी सिंप्लीफिकेशन से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलकर सामने आती हैं। क्या फ्लैट स्पेस टाइम और फ्लैट यूनिवर्स एक ही चीज है? फ्लैट स्पेस टाइम मतलब लोकल लेवल पर ग्रेविटी या कर्वेचर लगभग शून्य है, यानी स्पेस टाइम सीधी ग्रिड जैसा बिहेव करता है। फ्लैट यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड की ज्योमेट्री बड़े पैमाने पर यूक्लिडियन सीधी है। फ्लैट यूनिवर्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे। मानो स्पेस टाइम लगभग फ्लैट है और उसमें बहुत हल्की डिस्टर्बेंस एच एम यू और एन यू है। एटा म्यू और न्यू मिन्कोव्स्की फ्लैट मेट्रिक है। इसे लाइनियराइज्ड ग्रेविटी अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। लाइनियराइजेशन से इक्वेशंस क्यों आसान हो जाती हैं? आइंस्टाइन टेंसर जी म्यू न्यू मेट्रिक और उसके डेरिवेटिव्स पर डिपेंड करता है। वीक फील्ड अप्रोक्सीमेशन में हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स रखते हैं। इससे जी म्यू न्यू एक लाइनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाता है जो एच म्यू न्यू पर काम करता है। ग्रेविटेशनल वेव्स खाली स्पेस में क्यों देखी जाती हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स खाली स्पेस में प्रोपेगेट करती हैं, इसलिए टी म्यू न्यू इक्वल्स 0 होती है। अब लिनियराइज्ड फील्ड इक्वेशंस बन जाती हैं। यहां जी म्यू न्यू 1 फर्स्ट ऑर्डर बराबर 0 लिनियराइज्ड आइंस्टाइन टेंसर है। लोरेंस गोज डालने से क्या फायदा होता है? हम लोरेंस गोज पार्शियल टू दी एन यू एच बार एम यू और न्यू बराबर 0 अपनाते हैं। एच बार एम यू न्यू गेज एडजस्टेड पर्टर्बेशन है और एच बराबर लामड़ा लामड़ा पर्टर्बेशन का ट्रेस। तो आखिर ग्रेविटेशनल वेव्स की इक्वेशन कैसे निकलती है? लोरेंस गोज और लिनियराइजेशन के बाद इक्वेशंस बन जाती हैं। यह दिखाता है कि छोटी पर्टर्बेशंस HMU न्यू वेव्स की तरह प्रोपेगेट करती हैं लाइट की स्पीड से।
और यही ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जिन्हें आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। तो क्या हम अब समझ सकते हैं कि स्पेस टाइम सच में लहराता है? ये पूरी कैलकुलेशन दिखाती है कि आइंस्टीन ने अपने इक्वेशंस से यह कैसे निकाला। पर आखिर ये अजीब सी सोच आई कहां से? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को एक नई नजर से समझाया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी असल में एक फोर्स नहीं है, बल्कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। 1916 में उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगर बड़े बड़े से ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स भेजेंगे। लेकिन आइंस्टाइन को खुद यकीन नहीं था कि इंसान कभी इन्हें पकड़ भी पाएगा। उन्होंने सोचा ये सिग्नल्स इतने कमजोर होंगे कि जमीन की जरा सी हलचल भी इन्हें दबा देगी। 1960 के दशक में जोसेफ वेबर नाम के वैज्ञानिक ने एल्यूमिनियम के बड़े बड़े सिलेंडर्स बनाए। सोचा शायद उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स पकड़ लेंगे। पहले उन्होंने दावा भी किया कि उन्हें सिग्नल मिला है, पर बाद में पता चला वो गलत था। लेकिन वेबर की मेहनत ने अगले साइंटिस्ट्स के लिए रास्ता खोल दिया। 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में रेनर वाइज, किप थॉर्न और बैरी बैरिश आए, जिन्होंने एक नई सोच रखी। किलोमीटर लंबी टनल्स में लेजर्स का इस्तेमाल करेंगे और वेव्स के असर को नापेंगे, जो एक प्रोटॉन से भी छोटा होगा। लेकिन सवाल है, इतना छोटा सिग्नल हम नापेंगे कैसे? जवाब था दुनिया की सबसे सेंसिटिव मशीन्स बनाना। ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। धरती पर ट्रक की आवाज या दूर का अर्थक्वेक भी मशीन को हिला सकता है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने एल शेप के बड़े ऑब्जर्वेटोरीज बनाए, जिसमें हर आर्म कई किलोमीटर लंबी थी। हर तरफ मिरर्स लगाए और उनके बीच लेजर्स चलाए। जब एक ग्रेविटेशनल वेव गुजरती है तो एक आर्म ठोड्डा खींचता है और दूसरा सिकोड़ती है, और लेजर पैटर्न बदल जाता है। ये एक ग्लोबल मिशन बन गया है। सबसे पहले बना लाइगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अमेरिका में। फिर इटली में बना विर्गो। जापान ने बनाया कागरा, जो जमीन के अंदर है और टेम्परेचर्स पर चलती है। और अब अगला बड़ा प्रोजेक्ट है लीसा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना। ये स्पेस में 3 स्पेसक्राफ्ट होंगे जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर के फासले पर घूमेंगे और यूनिवर्स की सबसे गहरी लहरें सुनेंगे। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट काम आया? जी हां, और कमाल काम आया। 14 सितंबर 2015 को लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स पकड़ ली। यह सिग्नल था 2 ब्लैक होल्स के टकराने का, 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। यह सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, यह एक नई एस्ट्रोनॉमी का आगाज था। 2017 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स रेनर वाइज, किप थॉर्न और बैरी बैरिश को दिया गया, उनकी सोच और डेडिकेशन के लिए। लेकिन इससे हमें फायदा क्या? यह हमें दिखाता क्या है? क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स हमें वो राज बताती हैं जो रोशनी कभी नहीं दिखा सकती। इन वेव्स की वजह से हमने न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराने देखे, जो सोना और प्लैटिनम जैसी धातु बनाते हैं। हमने ब्लैक होल्स को समझा, मैटर की हद से ज्यादा डेंसिटी को देखा, और शायद एक दिन यूनिवर्स के जन्म की भी आवाज सुन पाएंगे। अब ये एक ग्लोबल साइंटिफिक कैंपेन बन चुका है। आज अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान के रिसर्च ग्रुप्स और इंडिया का लाइगो इंडिया प्रोजेक्ट सब मिलकर ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। हजारों सालों तक हमने यूनिवर्स को सिर्फ रोशनी से समझा, लेकिन अब हम उसे सुन भी सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ साइंस का एक चमत्कार नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे हिंसक, सबसे राजदार कोनों की कहानी है। हर नई डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि हम छोटे से प्लेनेट पर रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने समर्थ हैं कि खुद स्पेस टाइम की आवाजों को सुन सकें।